नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो एक मैंने वीडियो बनाई थी अभी क्षेत्र संबंध और बीज सफुट को लेकर, तो उसमें थोड़ी सी एक कन्फ्यूज़न है और बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आई हैं। एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, मिस्टर सैमुअल हैं बांग्लादेश से, और उनको वो कैलकुलेशन शायद समझ नहीं आ रही है कि क्षेत्र सफुट कैसे निकाला जाता है। इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो है सैमुअल जी। आप अगर मेरी YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो संतान सुख के नाम से प्लेलिस्ट के अंदर 3-4 वीडियोस हैं। उसके अंदर एक बहुत डिटेल में मैंने कैलकुलेशन बताई है, लेकिन और भी मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो मैं फिर से दोबारा से बहुत सिंपल ढंग से आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। और ये जो चार्ट एग्ज़ाम्पल मैं लूँगा एक जातिका का है, जिनका अभी 1.5 साल पहले ही बेबी हुआ है, बच्चा हुआ है। तो सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे दूंगा और क्षेत्र सफुट कैसे निकलता है वो बता दूंगा। प्लस देखिए, क्षेत्र सफुट की अपनी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। अगर क्षेत्र सफुट आपका जिस राशि में आता है, जिस भी फीमेल की अगर आप कुंडली देख रहे हैं, और वहाँ पे अगर शनिदेव और गुरुदेव का कंबाइंड गोचर उस राशि पे इफ़ेक्ट करता है, चाहे वो नक्षत्रों द्वारा हो, चाहे वो दृष्टि द्वारा हो। लेकिन ये देखना आपको चंद्र कुंडली से, चंद्र कुंडली बना के फिर आप देख सकते हैं कि क्षेत्र सफुट कहाँ पे आ रहा है। तो अगर गोचर में ये दोनों ग्रह जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं ये इफ़ेक्ट करेंगे, तो उस पीरियड में भी चाइल्ड बर्थ होने के बहुत से अच्छे योग बनते हैं दोस्तों। तो इसीलिए क्षेत्र सफुट और बीज सफुट जो है बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, खासकर कुंडली मिलान में इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है। और बहुत अच्छे पंचांग में आपको इसकी कैलकुलेशंस भी मिल सकती है, वहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन आज बहुत सिंपल ढंग से आपको मैं दोबारा से बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। क्षेत्र सफुट और बीज सफुट इसकी कैलकुलेशन कैसे रहती है ये एक एग्जांपल के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो स्क्रीन पे आप एक चार्ट देख रहे होंगे, ये एक जातिका का चार्ट है। सिंह लगन की ये कुंडली बनेगी। चंद्रमा इनका 8 नंबर वृश्चिक राशि में नीच के हैं। तो क्षेत्र सफुट निकालने के लिए हमें 3 ग्रहों के राशि, अंश, कला, विकला, उन सब की ज़रूरत होती है। अब थोड़ा सा यहाँ एक और कन्फ्यूज़न है, वो भी मैं अभी दूर कर दूंगा। बहुत से लोगों ने पहले भी मुझे व्हाट्सअप किया था और मेल्स भी बहुत सारी आई थी कि भृगु बिंदु की कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है, आप लिखते तो 9 हैं लेकिन बोलते 10 हैं। तो देखिए, ये जो ज्योतिष अच्छे से सीख रहे हैं उन सबको ये पता होगा कि जब भी आप कोई चार्ट पढ़ते हैं या जब भी आप कोई कुंडली देखते हैं तो राशि लिखने की एक विधि होती है, वो भी मैं भी जो कन्फ्यूज़न है यहाँ दूर कर दूँगा। तो एक चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तो सिंह लगन की कुंडली है। चंद्रमा हमें चाहिए, सूर्य देव हम चंद्रमा चाहिए, मंगल देव चाहिए और बृहस्पति देव चाहिए। 3 ग्रहों के राशि, अंश, कला, विकला हमें चाहिए। तो मैं नोट्स के माध्यम से आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं और उसी के माध्यम से आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, मंगल देव के राशि, अंश, कला और विकला। तो इस चार्ट में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मंगल देव कर्क राशि में है और नीच अवस्था में है। ये इसकी प्रेडिक्शंस जो है बाद में कभी कुंडली पर डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब मंगल देव कर्क राशि में रहते हैं तो हमें कैसे उसको लिखना पड़ता है, यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैलकुलेशन में दोस्तों। और मेरा बहुत आग्रह रहता है सबसे, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, इंस्टीट्यूशन से सीख रहे हैं, किसी गुरु से सीख रहे हैं या किसी आदरणीय देवज्ञ से सीख रहे हैं, किसी पंडित से सीख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, कैलकुलेशन पार्ट अवश्य सीखें। एटलीस्ट उतना जितना आपको कुछ कैलकुलेशंस करने में बहुत ज़रूरी हो। सब कुछ सॉफ्टवेयर पे अगर आप डिपेंड रहेंगे तो उसमें आपके प्रेडिक्शंस में गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो कर्क राशि में मंगल है तो हम कैसे लिखते हैं इसको, 03 यानी मिथुन राशि पार करके कर्क राशि में चल रहे हैं। अगर आप 04 लिखेंगे तो इसका मतलब है वो सिंह राशि मानी जाएगी दोस्तों।
तो जब भी आप कोई राशि लिखते हैं किसी भी ग्रह की, तो उसको एक राशि पीछे ही हमेशा लिखा जाता है। तो मिथुन राशि के 0, 9 और उसके बाद 11, ये 3 चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। और 31 आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स, घंटा, मिनट और सेकंड, इन 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव इनकी राशि में आप देख रहे होंगे वृश्चिक राशि में है, तो इसको कैसे लिखना है? 07, यानी तुला राशि के इतने अंश पार कर चुके हैं और अब वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। अगर आप 08 लिखेंगे तो जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा या अच्छा पंडित जी होंगे, देवज्ञ होंगे, वो उसको धनु राशि में मानेंगे दोस्तों। तो ऐसे हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, जिस राशि में ग्रह आपकी कुंडली में रहता है उससे एक राशि पीछे आपको लिखना पड़ता है। तो 07, 28, 33 और 18, ये चंद्रदेव की राशि अंश कला विकला है। और यहाँ पे लिखते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव इनके तुला राशि में हैं, तो तुला राशि का मतलब है हम यहाँ पे कन्या लिखेंगे। कन्या के बाद इनके हैं 23, 05 और 37। तो ये आप एक बार लिख लेंगे और स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। इसको अब हमें जोड़ना है। तो देखिए, इस वाले भाग को कुछ सॉफ्टवेयर्स में नहीं लिया जाता है। यहाँ पे मैंने इसको गोला कर दिया है, एक तरह से मार्क कर दिया है। कुछ सॉफ्टवेयर जो कैलकुलेट करते हैं वो सिर्फ इन 3 चीज़ों को ही लेते हैं और फिर उसमें क्या होता है, गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं दोस्तों। आपको हमेशा राशि, घंटा, मिनट और सेकंड, ये सारे लेने चाहिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं, इनको हम जोड़ेंगे। तो देखिए, 8 और 1 9 और 7 16, 6 और 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8। तो क्योंकि 86 आ गया तो हम 60 से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ 26 आ जाएगा। और इस 60 का आपको एक जो है यहाँ जोड़ देना है। तो यहाँ देखिए, 5 3 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 0 1 3 4 5, तो यहाँ आ गए 5। तो इसको आप 50 लिख लीजिए। क्योंकि ये 60 से कम है इसलिए इसको ऐसा ही लिखा जाएगा। अब आप बात करते हैं, इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। 9 8 17 और 3 20, 0 2 2 4 और 2 6। अब देखिए, यहाँ 60 आ गया है, तो 60 हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसको आप पहले 30 माइनस करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो 30 हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 30 से ज़्यादा हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पहले आपको गलत बोल दिया था। यहाँ पे लिखा जाता है मिनट, ये आवर्स और ये सेकंड्स। तो थोड़ी सी पहले मैं गलती से यहाँ पहले घंटा बोल दिया था मैंने। पहले घंटा नहीं होता है, ये हमारे मिनट होते हैं, फिर ये घंटा और फिर ये सेकंड्स। तो देखिए, 30 मिनट से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं, 30 से ज़्यादा हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसको 2 बार मेरे को 60 में से 30 को घटाना पड़ेगा। तो इस 30 का 1 और इस 30 का 1, तो ये 50 और 26 मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। अब देखिए, इस 30 का 1 मैं यहाँ जोड़ देता हूँ और इस वाले 30 का 1 भी मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। तो इन सबको ऐड करते हैं। 7 और 6 13, 3 16, 17 18। तो यहाँ 18 आ जाएगा दोस्तों। 18 राशि कभी नहीं होती है, हमारी राशि 12 ही होती है। तो इसमें से हम 12 घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हम पूरा नीचे मैं लिख देता हूँ।
तो इसका मतलब क्या है, जो क्षेत्र संबंध आएगा वो आएगा तुला राशि में। तो यहाँ पे हमें मिस्टेक नहीं करनी है प्लीज़। 06 का मतलब है कि कन्या राशि के 0 मिनट्स 50 घंटे और 26 सेकंड ये पार कर चुके हैं और तुला राशि में चल रहे हैं दोस्तों। तो जो क्षेत्र सफुट आएगा वो आएगा नंबर 7 साइन में, तुला राशि में। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है, इसको बहुत ध्यान से आप समझिए। इसमें कोई भी गलती अगर हो जाती है तो आपका क्षेत्र सफुट जो है वो गलत हो जाएगा और फिर जो भी आप प्रेडिक्शन करेंगे वहाँ पे गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। जो लोग कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं या कैलकुलेशन उनको टफ़ लगती है तो ये जगन्नाथ होरा में सब कुछ कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है, आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बीज सफुट, क्षेत्र सफुट, ये सब दिया रहता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी इस जातिका की कुंडली में आप देखेंगे, अगर हम इनकी चंद्र कुंडली बनाते हैं और तुला राशि जो क्षेत्र संबंध आ रहा था वो 12वें घर में आता है दोस्तों। तो 12वें घर में आने का मतलब क्या है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कहीं क्षेत्र संबंध में जो राशि आ रही है वो पीड़ित तो नहीं है। जैसे लास्ट समय में मैंने आपको बताया था गुलिक से पीड़ित तो नहीं है, तो आई थिंक गुलिक इनके वहाँ पे नहीं है, लेकिन शुक्र देव अपने ही घर में है, साथ में बृहस्पति देव हैं। तो 2 शुभ ग्रह जब एक राशि में आ जाते हैं, खासकर ये मूल त्रिकोण राशि है शुक्र देव की और शुक्र देव स्वयं उसी में विराजमान है, तो फिर बहुत ज़्यादा चिंता कम हो जाती है। क्योंकि जब किसी ग्रह के मालिक, किसी राशि के मालिक अपने ही घर में रहते हैं तो उस घर पे पाप प्रभाव अगर पड़ता भी है तो उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो उसका बचाव कर लेते हैं। तो 2 शुभ ग्रह यहाँ पे हैं, बुध देव भी यहाँ पे हैं, हालांकि बुध देव वक्री हैं, राहु देव भी हैं यहाँ पे साथ में। क्योंकि 2 शुभ ग्रह आ गए इसलिए उन दोनों ने मिलकर जो दूसरे ग्रह हैं उन सब पे कंट्रोल कर लिया है। तो मेजर कंट्रोल जो यहाँ पे रहेगा वो शुक्र देव का रहने वाला है। तो इस तरह से आपको देखना है। यहीं अगर ये उल्टा होता, ये राशि पीड़ित होती, गुलिक यहाँ पे होते जैसे लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था, तो फिर संतान होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब ये क्षेत्र संबंध आपके पास आ गया, एक राशि आपके पास आ गई। यहाँ पे आप देखिए जब जब गोचर में 2 ग्रह शनिदेव और बृहस्पति देव इस राशि से जब भी गोचर करेंगे, दोनों का प्रभाव एक साथ इस राशि पे होना चाहिए, तब आपको संतान को लेकर कुछ न कुछ अवश्य होगा। अगर आपकी नई शादी हुई है और एकदम से गोचर ऐसे आ जाता है कि क्षेत्र संबंध में जो राशि आ रही थी वहाँ पे दोनों प्लैनेट्स का प्रभाव आ गया, तो संतान होने के योग भी उस पीरियड में देखे जाते हैं। लेकिन हर समय ऐसा योग एक्टिव नहीं रहता है। अगर आपकी संतान हो जाती है उसके 3-4 साल बाद फिर से अगर ऐसा कुछ योग बनता है तो संतान को लेकर कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ और बातें उसमें देखी जा सकती हैं। ये आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो देखिए जब इनकी संतान हुई थी तो शनिदेव 10 नंबर राशि में थे। अगर आप चंद्र कुंडली से देखेंगे तो शनिदेव 3रे भाव में आ रहे थे, जहाँ से वो 10वीं दृष्टि 12वें भाव पे डालते हैं जो इनका क्षेत्र संबंध की राशि थी। और गुरुदेव जो थे जब इनकी संतान हुई थी पहली धनु राशि में गोचर कर रहे थे, वक्री अवस्था में थे और शुक्र देव के नक्षत्र में थे। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, नक्षत्रों से कोई रिलेशन होना चाहिए क्योंकि यहाँ शुक्रदेव मालिक हैं क्षेत्र संबंध की राशि के। तो गुरुदेव का शुक्रदेव से संबंध, शनिदेव की शुक्रदेव पे दृष्टि, तो ये इंडिकेट करता है कि संतान को लेकर कुछ ना कुछ अवश्य घटित होने वाला है। तो उसके साथ साथ आपको दशाओं को कोरिलेट करना है और गोचर में अगर पंचम भाव भी एक्टिव हो रहा होगा तो 100% संतान से रिलेटेड कुछ ना कुछ अवश्य होता है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो धनु राशि में बृहस्पति देव हैं लेकिन वक्री अवस्था में हैं, उल्टे चल रहे हैं। तो जब कोई ग्रह उल्टा चलता है
तो एक घर पीछे से भी वो दृष्टि डालता है दोस्तों। ये कॉम्बिनेशन, ये योग मैंने पहले भी बहुत वीडियोस में बताए हैं और ये 100% लागू होते हैं दोस्तों। इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए शनिदेव, अगर हम चंद्र कुंडी से देखेंगे, शनिदेव 10 नंबर राशि में है, जो कि पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। और बृहस्पति क्योंकि धनु राशि में हैं और वक्री चल रहे थे उस समय, तो वृश्चिक राशि से एक घर पीछे से वो पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे। उस पीरियड में इनकी दशा भी बिल्कुल इससे कोरिलेट करती थी। शुक्र देव की दशा चल रही थी जो कि पंचमेश बृहस्पति के साथ हैं। बुध देव की अंतर्दशा चल रही थी जो कि फिर से पंचमेश बृहस्पति के साथ हैं। और प्रत्यंतर दशा सूर्य की चल रही थी जो कि लग्नेश है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था, पहला भाव, पांचवां भाव और 9वां भाव ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाव होते हैं। यहाँ से जब ग्रहों का गोचर होता है और उसमें लग्नेश भी जब इन्वॉल्व हो जाता है तो कुछ ना कुछ लाइफ में अचीवमेंट, कुछ ना कुछ घटित अवश्य होता है दोस्तों। तो इस तरह से क्षेत्र सफुट निकालना मैंने आपको बता दिया है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, कैसे उसको आपको देखना है। इसी तरह से जो पुरुष की कुंडली होगी उसमें भी 3 ग्रह बहुत महत्व रखते हैं, सूर्य देव, शुक्र देव और बृहस्पति देव। इसी प्रक्रिया से आपको उन तीनों के डिग्रीज, राशि, अंश, कला, विकला जोड़ लेने हैं और उसके बाद जो आपके पास एक राशि आ जाएगी वो बीज सफुट बनेगा। अगर बीज बहुत ज़्यादा पीड़ित होगा तो वो सारी डिटेल्स फिर आप लोगों को सब पता ही हैं दोस्तों। तो बहुत छोटी सी एक वीडियो थी, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, इसलिए मैंने इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा बना दिया है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।